हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स को लेकर के है और ये जो पिक्चर है वो 18 ईयर्स ओल्ड एम्मा राडुकानु की है। ये ब्रिटिश प्लेयर हैं और इन्होंने यूएस ओपन वीमेंस टाइटल को जीता है। इनकी जो ओपोनेंट थी वो कैनेडियन प्लेयर लीला फर्नांडिस 19 ईयर ओल्ड थी। तो 1999 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कम एज की जो प्लेयर हैं उन्होंने आमने सामने होकर के खेला है। 1999 में 17 ईयर्स ओल्ड थी सेरेना विलियम्स और 18 ईयर ओल्ड थी मार्टिना हिंगिस। ओके, अब ये जो ब्रिटिश प्लेयर हैं वो 1977 में वर्जीनिया वेड ने विंबलडन ग्रैंड स्लैम को जीता था। उसके बाद में पहली बार ऐसा मौका है 53 ईयर्स के बाद में कि कोई ब्रिटिश प्लेयर ने इतनी कम एज में और उन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम को, टेनिस जो गेम है उसमें किसी ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो ये तो फैक्ट्स हो गए प्लेयर्स को लेकर के। अब टेनिस जो गेम है उसके कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखो, जो टेनिस गेम होता है उसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता है। सबसे पहला जो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम होता है, हम ईयर में जो मंथ वाइज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस तरीके से आपको इजीली याद रह पाएंगे। फर्स्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जो जनवरी में खेला जाता है। सेकंड होता है फ्रेंच ओपन जो लेट मई टू अर्ली जून के बीच में खेला जाता है। फिर होता है विंबलडन, वो लेट जून टू अर्ली जुलाई के बीच में खेला जाता है। और लास्ट होता है यूएस ओपन जो अगस्त से सितंबर के बीच में खेला जाता है। ओके, अगर हम ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन मतलब फर्स्ट ग्रैंड स्लैम और लास्ट ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ये दोनों जो टूर्नामेंट है वो हार्ड कोर्ट के ऊपर खेले जाते हैं। जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। अगर विंबलडन की हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, 1877 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में यूएस है वो 1881 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 1923 से पहले ये सारे जो ओपन थे इनको किसी को भी मेजर्स के रूप में डेजिग्नेटेड नहीं किया गया था। मतलब 1923 से पहले ये नॉर्मली गेम खेले जाते थे, ये जो ओपन है ये नॉर्मली खेले जाते थे, लेकिन 1923 के बाद में इनको ग्रैंड स्लैम के रूप में डेजिग्नेशन दी गई। ओके, तो ऐसे एग्जाम जिनमें स्पोर्ट्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेयर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गुजरात में नए सीएम बना दिए गए हैं भूपेंद्र पटेल को। ये पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक तरीके से पाटीदार जो कम्युनिटी है वहाँ पर मेजोरिटी में आती है और उसी को लीड करने के लिए, क्योंकि अगले साल नेक्स्ट ईयर वहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये माना जा रहा है कि पॉलिटिकल वे के आधार पर यहाँ पर चेंज किया गया। विजय रूपाणी को प्लेस करके भूपेंद्र पटेल को यहाँ पर सीट दी गई है। हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएम टर्म। चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर हम देखें तो आर्टिकल 164 हमें ये बताता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। ओके, आर्टिकल 167 ये बताता है कि गवर्नर के बीच में और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में जो चीफ मिनिस्टर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो गवर्नर होता है स्टेट में वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। सेम उसी तरीके से जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। मतलब हमारे कंट्री में ये क्लियर होता है कि हमारे यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और इसमें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके का गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है सेम उसी तरीके से स्टेट्स में भी पाया जाता है। इससे क्लियर होता है कि हमारे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है और सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों जो पावर्स हैं वो अपनी एक दूसरे से पावर गेन ना करके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर गेन करते हैं। क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आपको मेंटेन करना है तो आपके यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे की पावर में एनक्रोच करने की कोशिश करेंगे। दोनों के दोनों कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके,
तो ये सीएम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखे, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा पर्सन वो लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर मेंबर नहीं है तो उसको भी सीएम बनाया जा सकता है। सिर्फ आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे सीजीआई एनवी रमन्ना ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। उन्होंने बोला कि किसी भी कंट्री का जो यूथ है उसको उस कंट्री की सोशल रियलिटीज़ और जो चैलेंजेस हैं उस कंट्री के लिए, उनसे उस यूथ को अवेयर होना चाहिए। तभी जा कर के उस नेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है, मतलब उसका जो पाथ है, उसमें कुछ चेंज आ सकता है जब तक उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। मतलब जो यूथ है वो अपना पार्टिसिपेशन अगर कंट्री की ट्रेजेक्ट्री में निभाएगा तभी उस कंट्री में कुछ चेंजेस आएगा। एनवी रमन्ना ये जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस हैदराबाद में उसका 22nd फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था और उसी टाइम वर्चुअल इवेंट में उन्होंने ऑडियंस को ये सारी बात बोली। उन्होंने बताया कि 120 ईयर्स अगो पहले 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जब पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से स्पीच दिया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो वैल्यूज़ हैं, जो यूथ है, वो कम्प्लीटली पावर रखता है हर किसी एरिया को चेंज करने में। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये बोला कि यूथ ने जो पार्टिसिपेशन किया है हमारी कंट्री के लिए उसको कोई भी नहीं भुला सकता है। फ्रीडम स्ट्रगल में देख लिए या किसी और एरिया में देख लिए, जब जब हमारे यूथ ने ऑथोरिटेरियन फिगर्स से लड़ा है तो उसके बाद में इमरजेंसी का टाइम देख लीजिए, चाहे आप फ्रीडम स्ट्रगल को देख लीजिए, हालांकि बहुत सारा जो यूथ है उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को इसमें सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उनका जो रिजल्ट निकल करके आया वो नेशन और सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत ही शानदार वर्क किया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हरियाणा स्टेट को लेकर के। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये बोला है कि गुरुग्राम, ओल्ड गुरुग्राम के बाहर में जो भी अनकल्टिवेबल लैंड्स है वो अरावली के अंडर नहीं आती। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसको लेकर के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बोला है कि जो एस्टेट प्लेयर्स है ना, उनको एक तरीके से गलत तरीके से उनको बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि देखो भाई ओल्ड गुरुग्राम के बाहर में जो भी ज़मीन है ना, जो भी आपको पहाड़ी वाला इलाका दिख रहा है, ऐसा नहीं है कोई अरावली वाला रीजन ही है। तो एक तरीके से अरावली वाले एरिया में इस तरीके से जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो इस एरिया में क्या बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। फिर हाई कोर्ट इसमें इंटरवेन करेगा और इस एरिया को क्या कर देगा, डिमोलिश कर देगा। जैसे कि अभी फरीदाबाद वाले एरिया में हो रहा है, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्हें एनक्रोच किया और वहाँ पर बाद में हाई कोर्ट ने जब उसमें इंटरवेन किया तो उस एरिया को डिमोलिश कर दिया। इसका नुकसान किसको होता है, जो जनरल पीपल हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उनको होता है, क्योंकि वो अपना जो मनी है, अपनी जो लाइफ का इन्वेस्टमेंट है वो उस एरिया में कर देते हैं और बाद में उनको जो एक तरीके से जो कंपनसेशन मिलता है उसको मिलने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेशल किसी एरिया को बेनिफिट देने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले जो भी इकोनॉमिक कंजर्वेशन एरिया को लेकर के जो भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनको लेकर के क्लियरेंस होनी चाहिए और तभी जा कर के इस तरीके के स्टेटमेंट देने चाहिए। अरावली के बारे में पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन के रूप में आती है। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है और राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये गिरती है। गुजरात से ये स्टार्ट होती है अरावली माउंटेन रेंज और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है। दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है वहाँ पर जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। साउथ में गुजरात से और मिडिल राजस्थान तक अगर हम बात करें तो अरावली जो माउंटेन है वो रेगुलर है, मतलब उसकी जो पीक है वो भी हाईएस्ट है और रेगुलर एरिया में बनी हुई है। लेकिन उसके नॉर्थ वाले एरिया में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा एंड दिल्ली, इसमें ये जो अरावली रीजन है वो काफ़ी टूटा हुआ है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से जो एनक्रोचमेंट लेवल है वो काफ़ी हावी है। एक तरीके से अगर हम राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसको देखें तो अरावली काफ़ी इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके अरावली के वेस्टर्न पार्ट पर है थार डेजर्ट और उसको ईस्टर्न पार्ट पर फैलने से, एक्सपेंड होने से रोकने का काम करता है अरावली रीजन। तो अरावली को जो एनक्रोचमेंट है अरावली में उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया की जो फर्टाइल सोल है उसको एक तरीके से बैरन होने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, मतलब फर्टाइल लैंड को बंजर होने से रोकता है अरावली माउंटेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वैक्सीन को लेकर के।
अगर कल हम सितंबर, यहाँ पर सितंबर की बताई गई है शुरुआती 10 दिनों में कि कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो जो उसकी डेली रेट है वो काफ़ी हाई देखने को मिली है। जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो सितंबर 1 to 10 की अगर हम बात करें तो 7.6 मिलियन डोजेज एडमिनिस्ट्रेट की गई डेली आधार पर। लेकिन 31 दिसंबर तक हमने टारगेट लिया है कि 31 दिसंबर तक हम सभी हमारे एडल्ट्स को वैक्सीनेट करवा देंगे। ओके, तो इसके लिए हमें डेली जो टारगेट है वो 10.3 मिलियन डोजेज का रखना होगा, तभी हम हमारे ये जो बचे हुए दिन हैं उसमें हम हमारे टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए। देखो अभी जो है वो रशिया के और यूएस की तरफ से कुछ ऑफिसर्स हमारे इंडिया की विजिट पर आए थे। अब सऊदी अरेबिया और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया की विजिट पर है। बायलेटरल रिलेशन के ऊपर डिस्कशन होगा और इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है अफगानिस्तान। इस चीज़ से हमें क्या लगता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं। इससे हमें ये क्लियर लगता है कि इंडिया का क्या विजन है अफगानिस्तान को लेकर के, वो इंडिया को हर एरिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। भले ही जो चाइना है, जो आप बात कर लीजिए पाकिस्तान की, उन्होंने बोला है कि देखो इंडिया जो है, इंडिया का तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट दोनों के साथ में इक्वल रिलेशन नहीं थे, इसीलिए इंडिया को हम जो ट्रोइका प्लस है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिविजुअल जो कंट्रीज आकर के इंडिया को पार्टिसिपेशन करवा के इंडिया का जो विजन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि रीजनल एरियाज़ में जो साउथ एशिया है उस एरिया में इंडिया के जो पावर है ना वो काफ़ी इंडिया मेंटेन करता है। ओके, प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ईरान ने अपनी एम्बेसी को अभी भी वहाँ पर मेंटेन किया हुआ है अफगानिस्तान में, और ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब ईरान का साथ लेकर के ही हमने वहाँ पर जो हमारा इवैक्यूएशन प्रोग्राम है ऑपरेशन देवी शक्ति जो हमने लॉन्च किया था उसको ईजिली हम इम्प्लीमेंट कर पाए। 1996 के समय में सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी अपने वहाँ पर एम्बेसी मेंटेन किए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए। पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है और आज इसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन होगा। सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि हमें डिटेल्ड एफिडेविट आपके यहाँ पर शामिल करेंगे, जमा करवाएंगे। इससे पहले उन्होंने बोला था, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमने किसी भी पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ नहीं किया है जनरल अवेयरनेस के लिए, हमने सिर्फ कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसके लिए यूज़ किया होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इसका यूज़ नहीं किया है। ओके, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि हम एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और उससे जो भी रिजल्ट निकल करके आता है उसको हम आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल को लेकर के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि आपने ट्राइब्यूनल बनानी है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को एक तरीके से जस्टिस दिया जा सके, लेकिन आपने ट्राइब्यूनल में जो वैकेंसीज हैं उनको लंबे समय से आपने फिल नहीं किया है, और उसी को ध्यान में रख करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंसर्न क्रिएट किए थे उसी के आधार पर 31 जो पर्सन्स हैं उनका नाम क्लियर किया गया है ट्राइब्यूनल की वैकेंसीज को फिल करने के लिए। ओके, तो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो किसी भी कंपनीज लॉ से को लेकर के रिलेटेड जो मैटर है उनको डील करती है, और इसके अलावा जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT जो है वो इनकम टैक्स मैटर्स को डील करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिमार्क्स दिया था। सॉरी ओके, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्राइब्यूनल में जो अपॉइंटमेंट होता है उनकी टर्म क्या है। तो जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो 5 साल या फिर 65 ईयर्स एज जो भी वो पहले गेन कर लेंगे तब तक वो इस पॉइंट के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर बने रहेंगे। ओके, तो ITAT के लिए 6 जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है। ओके, और जो ITAT है उसमें 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए। देखो, BSc नर्सिंग का जो सिलेबस है उसको अपडेट किया गया है और कंप्लीट जो हमारा इंडिया है उसमें सेम प्रोग्राम को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार जो मेडिकल एथिक्स हैं उनको BSc नर्सिंग सिलेबस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा है। BSc नर्सिंग प्रोग्राम इन द कंट्री हैज़ अंडरगोन इज फर्स्ट मेजर ओवरऑल आफ्टर 1947 मेकिंग इट ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। ओके, तो ये चेंज किया जा रहा है, और चेंज जो किया जा रहा है वो एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस प्रेजेंट टाइम में हुआ उसको ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नीरी ने
RT-PCR टेक्नोलॉजी जो है वो MSME मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दी है। नीरी क्या है? नीरी इज एन इंस्टीट्यूट अंडर द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, सेलाइन गार्गल RT-PCR technology is simple, fast, cost-effective, patient-friendly, and comfortable. It also provides instant test result and is well suited for rural and tribal areas given minimal infrastructure requirement. The institute said. Okay. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, सुब्रमण्य भारती जो एक तमिल पोइट थे, उनको लेकर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने उनको होमेज दी। इनको 100 ईयर्स, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारे जो पीएम ने ये बोला कि इनके जो आइडिया थे, इनके जो वर्क्स हैं, उनमें इनके आइडिया ये सामने आते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सेम इसी तरीके के जो आइडिया थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारे इंडिया के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इससे ये लगता है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो हिस्ट्री है, वो सेम आइडिया फॉलो करता था जो प्रेजेंट टाइम में बोला जा रहा है। ओके, तो हर चीज़ को हिस्ट्री से, हमारे ट्रेडिशन से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, तालिबान ने बोल दिया है कि हम जो वीमेन एजुकेशन है उसको रेगुलर रखेंगे। शुरुआती समय में उन्होंने जो बोला था कि लास्ट जो हमारा रेजिम था उसमें वीमेन को जो भी राइट्स हैं वो नहीं दिए गए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वीमेन को एजुकेशन का राइट दिया गया है। वो यूनिवर्सिटी जा सकती हैं, लेकिन उनको जो फुल अपना फेस नकाब से उनको कवर करना होगा। इसके साथ में जो स्कूल्स हैं, जो क्लासेज हैं, वहाँ पर सेक्स सेग्रीगेशन होगा, मतलब बॉयज़ के साथ में जो गर्ल्स हैं वो स्टडी नहीं कर सकती हैं। ये सेग्रीगेशन करने की बात की गई है वहाँ के मिनिस्टर ने। वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम लोग हैं और जो मुस्लिम लोग हैं वो इस तरीके के लॉ को ईजीली मान लेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, ईरान तैयार हो गया है न्यूक्लियर सर्विलेंस को लेकर के। उन्होंने बोला है कि तेहरान जो है वो तैयार है, IAEA जो है वो अपने कैमरा में न्यू मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करे और यहाँ पर जाकर के हमारा पूरा कवर करे कि हमने न्यूक्लियर सर्विलेंस, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा एक्सपेंशन हमने कुछ भी नहीं किया है। IAEA जो है, अब देखो इस तरीके से ईरान अगर तैयार हो गया है तो ईरान और US के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसको बाद में मिस्टर ट्रंप के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, मिस्टर ट्रंप इस एग्रीमेंट से पीछे हट गए थे, तो ये जो एग्रीमेंट है वो दोबारा साइन हो सकता है। इससे क्या होगा, US और ईरान के रिलेशन अच्छे होंगे और ईरान के साथ में इंडिया जो है वो भी अपने पर्सनल रिलेशन अच्छे कर सकता है। हमने यहाँ पर चाबहार पोर्ट जो है वो ये इसीलिए डेवलप किया था ताकि ईरान के थ्रू हम जो पाकिस्तान है उसको बाईपास कर सकें और ईरान के थ्रू हम यहाँ पर सेंट्रल जो एशिया है वहाँ तक अपनी पहुँच बना सकें। IAEA के बारे में बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो इसका इसलिए यूज़ किया गया था कि जैसे जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपेंड हुई तो न्यूक्लियर फील्ड में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। अब इसको देखो, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन से ईयर में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में रहता है और जो हमारे UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसको लेकर के कब उसको स्पेशल कोई प्राइज़ मिला हुआ है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से ईयर में उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।